हेलो डियर, आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं स्वागत करता हूं। तो थोड़ा लेट हुआ है, इसके लिए सॉरी। चलिए, आज जो है हम लोग 3 ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हेमोरॉइड, जिसको हम लोग पाइल्स भी बोलते हैं, बवासीर, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न है आपका पेप्टिक अल्सर के ऊपर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर के ऊपर, समझ गए। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है, हेमोरॉइड भी पूछ सकता है आपसे। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बवासीर के ऊपर, हेमोरॉइड्स के ऊपर, ठीक है। चलिए हम लोग इसको जो है शुरू करते हैं। देखिए, बवासीर हेमोरॉइड्स होता क्या है। तो देखिए, मलाशय या गुदा की रक्त वाहिकाओं का बाहर की ओर फूलना एवं लंबाई में वृद्धि होना बवासीर कहलाता है। देखिए, बवासीर जो होता है ना, तो आपके मलाशय हो या फिर जो गुद्दा हो, समझ गए, एनल हो या फिर आपका रेक्टम हो, इसके जो रक्त वाहिका होता है ना, वह जो है एक मासा के रूप में जो है उसमें उभार आ जाता है। अब चूँकि देखिए होता कैसे है, अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, मतलब कब्ज का शिकार है, कब्ज बना रहता है। अब कब्ज बना रहेगा तो जो मल होगा, मल जब भी त्याग करने जाएंगे तो क्या होगा, कब्ज होगा तो सही से मल त्याग होगा नहीं, कंप्लीट होगा नहीं, और ऐसे में आप जो है जोर लगाने का प्रयास करेंगे। अब जब ये चीज़ें कुछ लंबे समय तक चलते रहता है तो फिर वहाँ का जहाँ जो मल द्वार होता है या जो मलाशय होता है वहाँ प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने से होता यह है कि वहाँ का जो रक्त वाहिका जो ब्लड वेसल्स होता है वह क्या होता है, फूल जाता है, और फूलने से वह एक मासा के रूप में बन जाता है। अब ये जो चीज़ें होता है यह आंतरिक रूप से भी इसमें उभार आ सकता है मासा के रूप में, या फिर ये बाह्य रूप में भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। दोनों प्रकार से यह आपका होता है। तो चीज़ समझ गए कि बवासीर क्या होता है। बवासीर का सीधा मतलब है कि मलाशय या मल द्वार यानी गुद्दा की रक्त वाहिका या वहाँ का मांस जो है सूज जाना, फूल जाना ही जो है क्या कहलाता है, बवासीर कहलाता है। अब इसके होने के अनेक कारण हैं जिसको हम लोग चलिए देखेंगे। नॉर्मली यह 3 प्रकार के होता है, ठीक है ना, 3 प्रकार के। पहला है एक्सटर्नल हेमोरॉइड। एक्सटर्नल हेमोरॉइड का मतलब है जो गुदीय छिद्र एंड एनल एस्फिंक्टर से नीचे वाली रुधिर वाहिनियाँ प्रसारित एवं फूलती है तो यह बाहर से दिखाई देता है, इसीलिए इसे बाह्य बवासीर कहा जाता है, एक्सटर्नल पाइल्स। देखिए, एक्सटर्नल पाइल्स का मतलब है कि यह पाइल्स जो होगा किसी में तो यह बाहर से दिखेगा। इसमें जो है जो सूजन होगा वह बाहर की तरफ होगा, मल द्वार पर होगा। जहाँ पे मल द्वार पे होगा, क्यों होगा, क्योंकि वहाँ के जो आपका ब्लड वेसल्स है वह जो है उसमें सूजन आ जाएगा, उसमें फूल जाएगा, और फूलने से वह क्या होगा, एक मांस के तरह मासा के रूप में निकल जाएगा, और उससे ब्लीडिंग वगैरह होते रहता है। तो यही जो है आपका क्या कहलाता है, यही जो है आपका एक्सटर्नल हेमोरॉइड बाह्य बवासीर कहलाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए दूसरा देखिएगा, इंटरनल हेमोरॉइड है। इंटरनल हेमोरॉइड मतलब आंतरिक बवासीर, ठीक है। देखिए, आंतरिक बवासीर जब एनल एस्फिंक्टर मतलब जो गुद्दा का जो छिद्र होता है उसके ऊपर या अंदर की ओर रुधिर वाहिकाएं बाहर प्रस्तरित एवं फूलती है तो इसे आंतरिक वह कहते हैं। इसे देखने के लिए प्रोटोस्कोपी की जाती है। देखिए, जो आंतरिक बवासीर होता है ना, यह अंदर में होता है, यह बाहर से नहीं दिखता है, इसमें बाहर से कोई सूजन भी नहीं होता है, लेकिन अंदर जो है इसका जो मांस के रूप में अंदर होता है वहाँ से ब्लीडिंग आता है, और इससे देखने के लिए जो मलाशय का जांच किया जाता है प्रोटोस्कोपी से, उससे जो है इसको देखा जाता है। समझ गए। तो यह एनल एस्फिंक्टर जो होता है वह एनल एस्फिंक्टर से ऊपर होता है, जबकि जो बाह्य वाला होता है वह एनल एस्फिंक्टर मतलब मल छिद्र गुदीय छिद्र के बाहर होता है, यानी नीचे होता है। समझ गए। जबकि यह गुदरीय छिद्र के पीछे होता है, यानी ऊपर होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए दोनों देख लिए। अब तीसरा यहाँ पे एक आता है प्रोलैप्स बवासीर। प्रोलैप्स का मतलब होता है कि यह गुद्दा से होकर बाहर निकला हुआ बवासीर होता है, ठीक है। प्रोलैप्स बवासीर का मतलब है कि यह जो है पूर्णतः गुद्दा से निकला हुआ बाहर होगा, ठीक है ना। तो यह जो है आपका प्रोलैप्स बवासीर होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए
अब इसको कारण कौन कौन सा होता है बवासीर होने का देख लीजिए। लंबे समय तक कब्ज रहना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। लंबे समय तक बैठना या खड़े रहना। अगर आप लंबे समय तक लगातार जो है बैठ रहे हैं या फिर खड़े रह रहे हैं तो इससे भी होता है। मल त्यागने में जोर लगाना। अब जब आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो जोर तो लगेगा ही मल त्यागने में। अत्यधिक मसालेदार भोजन, स्पाइसी फूड भी अगर ले रहे हैं तो इससे भी होता है। स्पाइसी फूड से कब्ज बनेगा और कब्ज से क्या होगा, वही चीज़ें होगा। मोटापा भी इसका कारण है। प्रेगनेंसी पीरियड में भी ये चीज़ें हो सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कम फाइबर डाइट ले रहे हैं तो इससे भी हो सकता है। कम फाइबर युक्त भोजन लेंगे तो कब्ज बनेगा, ठीक है ना। यकृत निवाहिक तंत्र रक्तदाब अधिक होना, पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। मतलब जो यकृत जो लीवर है उसके निवाहिक तंत्र में रक्तदाब अधिक हो जाना, ठीक है ना। गुदा एवं मलाशय का संक्रमण भी इसका कारण हो सकता है। एनल एंड रेक्टम इन्फेक्शन, कोलाइटिस इसका भी कारण हो सकता है, समझ गए ना, कोलोन का इन्फेक्शन। उसके बाद है मद्यपान एल्कोहलिज्म करने से भी हो सकता है और लगातार डायरिया होने से भी यह जो है आपका मतलब हेमोरॉइड हो सकता है। समझ गए चीज़ को। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया। चलिए कारण हो गया। लक्षण देखिए, अब लक्षण होगा तो जाहिर सी बातें है कि आपका लंबे समय से कब्ज के कारण ही ये हो रहा है तो कब्ज तो होगा ही होगा इसमें, तो कब्ज लक्षण होगा, ठीक है। मल त्याग करते समय ब्लीडिंग आएगा, समझ गए ना। जितने भी आपका मैं बता दूं हेमोरॉइड बवासीर वाले होते हैं तो उनको मल त्याग करते समय रक्तस्राव आता है, ठीक है। मल त्याग करते समय उनको बर्निंग जलन होता है, गुद्दा में उनको खुजली होता है, इचिंग होता है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद है गुद्दा में दर्द होता है, पेन भी होता है, इरिटेट भी करता है, समझ गए ना। तो ये तमाम तरीके की चीज़ जो है मल त्याग करने में परेशानियां आता है, ठीक है। गुद्दा के बाहर मस्सा होना, वही मैंने क्या बताया कि एनल के बाहर जो है मस्सा आ जाएगा, मतलब उभार आ जाएगा एक ट्यूमर जैसे। क्यों? क्योंकि वह जो है वहाँ जोर लगाने से या फिर जो है इन्फेक्शन वगैरह से वहाँ का जो वेसल्स होगा उसमें सूजन आ जाएगा, उसके लंबाई में वृद्धि हो जाएगा जिससे वो मासा के रूप में हो जाता है, ठीक है। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन होगा, खून की कमी हो जाएगा, ब्लीडिंग लगातार अगर डेली होने लगेगा मल के साथ तो ब्लीडिंग का कमी होगा ही होगा, तो आपके एनीमिया, खून की कमी होगा ही तो एनीमिया भी हो सकता है। तो इतना सारा लक्षण जो है आपको दिखाई देता है जिसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसका निदान क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होगा देख लीजिए। इतिवृत्ति, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, समझ गए, शारीरिक परीक्षण, मल का परीक्षण, स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है, खून की जांच, ब्लड एग्जामिनेशन और प्रोटोस्कोपी भी इसका एक हो सकता है, समझ गए चीज़ को। चलिए तो ये इतना जो है आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए, निदान में, डायग्नोसिस में। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ प्रबंध में मैनेजमेंट में। देखिए तो जैसे आप लोग देखे हैं कॉन्स्टिपेशन था, दर्द था, खुजली था, तो ये सब रोकने के लिए कुछ हम लोग मेडिकल चिकित्सा का उपयोग करेंगे और हेमोरॉइड्स के लिए सर्जरी होता है तो सर्जरी का भी हम लोग प्रबंध करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है कब्ज हेतु, कब्ज के उपचार के लिए क्या क्या करेंगे चिकित्सीय प्रबंध में, तो रेशेदार भोजन देंगे, ठीक है ना, पानी की मात्रा ज़्यादा देंगे, तरल की मात्रा, ठीक है। स्टूल को सॉफ्ट बनाने वाले, समझ गए, दवाइयाँ, मैग्नीशियम सल्फेट, डोकूसेट, सोडियम, ये सब जो है मल को सॉफ्ट करता है जिससे मल पर ज़्यादा जोर न लगे करने में, ठीक है। तो ये सब जो है कब्ज को उपचार हेतु, ओके। दूसरा जो चिकित्सीय उपचार है, दर्द और खुजली को कम करने के लिए शीत बाथ जो होता है, आप लोग जानते हैं ना, फर्स्ट ईयर में शीत बाथ के बारे में पढ़े हैं, उसमें जो है बैठाते हैं हेमोरॉइड वाले पेशेंट को। एनल एरिया में कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं, समझ गए ना, दर्द से राहत देने के लिए। एनाल्जेसिक दवा देते हैं दर्द से लिए, ठीक है। एनेस्थेसिया जेली प्रोवाइड करते हैं जिससे वहाँ पे जो है इचिंग होने पर इचिंग महसूस ना हो, क्योंकि एनेस्थेसिया जेली क्या करता है, वहाँ पे सुनपन लाता है, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ समझ गए दर्द और खुजली के लिए। तीसरा यहाँ पे देखिएगा, रोगी को सपोसिटरी दे, यह श्लेष्मीय स्राव, म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाकर फ्रिक्शन को कम करते हैं तथा क्रमानुकुंचन को उद्दीपित करते हैं। सपोसिटरी देंगे यहाँ पे, समझ गए ना। सपोसिटरी क्या करता है कि यह जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है और म्यूकस में सिक्रेशन को बढ़ाता है, समझ गए। तो ये जो है आपका सपोसिटरी भी इसका उपचार होता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं चिकित्सीय प्रबंध में। आप लोग को ये याद रखना है कि मेडिकल चिकित्सीय उपचार में क्या क्या होता है उसको हम लोग देख लिए हैं। कब्ज को दूर करेंगे, ठीक है, खुजली को, दर्द को दूर करेंगे, ठीक है, उसके बाद सपोसिटरीज देंगे। अब हम लोग आ रहे हैं सर्जिकल प्रबंध में। सर्जिकल प्रबंध क्या होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, सर्जिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
पहला है क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी का मतलब होता है, देख सकते हैं यहाँ पे क्रायो सर्जरी, इसमें फूली हुई नसों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग के द्वारा नष्ट किया जाता है। देखिए ये जो क्रायो सर्जरी होता है ना, इसमें कुछ ऐसे कोल्ड गैसेज मिले होते हैं जो क्या किया जाता है, जिस भी स्थान पर सूजन ट्यूमर है उसको जो है यह क्या करता है कि आपको नष्ट करता है। मतलब जैसे यह इतना ज़्यादा फ्रीजिंग करता है कि वहाँ पे सुन ला देता है, ब्लड के जो है वहाँ पे गति को कम कर देता है, और जब ब्लड वहाँ पे पास नहीं करेगा तो धीरे धीरे नष्ट हो ही जाएगा। तो यह जो है क्रायो सर्जरी यही होता है, जिसमें फ्रीजिंग के द्वारा जो फूली हुई उभरी हुई नसें होता है उसको नष्ट किया जाता है। समझ गए? चलिए, उसके बाद है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी क्या होता है? इसके अंतर्गत डिलाइटेड वेन में स्क्लेरोटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड की जाती है, जिससे पाइल सिकुड़कर झड़ जाते हैं। देखिए, डिलाइटेड नस, जो क्षतिग्रस्त नस होता है या फिर जो उभरा हुआ जो नस है, उसमें क्या होता है कि स्क्लेरोटिक ड्रग जो है उसमें डाल दिया जाता है, जिससे जो पाइल्स होता है बवासीर वह सिकुड़कर और ख़त्म हो जाता है। तो यह स्क्लेरोथेरेपी होता है, जिसमें डिलाइटेड वेन में स्क्लेरोटिक ड्रग डाला जाता है। समझ गए? चलिए, तीसरा जो सर्जिकल होता है वो रबर बैंड लिगेशन होता है, जिसमें जो सूजन वाला पार्ट होता है उसके जड़ में एक जो है बैंड, मतलब रबर के समान एक बैंड लगा दिया जाता है। अब लगाने से जो वहाँ का रक्त प्रवाह होता है वह रक्त प्रवाह क्या करता है कि वहाँ पे ये बैंड जो है कस कर उसमें बांध दिया जाता है, जिससे वो क्या करता है रक्त प्रवाह को उस मतलब जो बवासीर वाला एरिया है वहाँ पे रक्त प्रवाह को बंद कर देता है, जिससे जो है वह क्या होता है ख़त्म हो जाता है, सिकुड़ कर ख़त्म हो जाता है। तो यही आपका रबर बैंड लिगेशन होता है, जिसमें जो जैसे देखिए किसी को बवासीर है तो उसमें सूजन आएगा, तो वो सूजन के जड़ में बैंड लगा देते हैं कसकर, जिससे होता है कि नीचे से ब्लड जो है उसमें ना आता है और वह सिकुड़ कर झड़ जाता है। तो ही रबर बैंड लिगेशन होता है। समझ गए? चलिए, लास्ट वाला जो होता है वो होता है हेमेरॉयडेक्टोमी। नाम से ही है यह हेमेरॉयडेक्टोमी। हेमेरोडेक्टेमी है, सर्जरी द्वारा पाइल्स को काट कर हटा दिया जाता है, और यही जो है हेमेरॉयडेक्टोमी होता है। चीज़ को समझ गए? चलिए, तो इतना आप लोग 4 समझ लीजिए, क्रायो सर्जरी, रबर बैंड लिगेशन, और उसके बाद है आपका हेमेरॉयडेक्टोमी। ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न हेमोरॉइड्स खत्म हो गया। अब हेमोरॉइड्स के मरीजों को देखभाल के लिए नर्सिंग प्रबंध पूछेगा, तो उसको जो है आपको खुद से लिखना है। ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि सर्जिकल प्रबंध किसी भी बीमारी के लिए होता है, तो हेमोरॉइड के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है? मैं नहीं बताने वाला। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हेपेटाइटिस के बारे में देखते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है, हेपेटाइटिस कैसे होता है, सारा चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस में क्वेश्चन कैसे पूछता है। हेपेटाइटिस में पूछेगा कि नाम दे देगा, कहेगा कि सीता के माँ का अगर हेपेटाइटिस से बी के लक्षण है तो उसको जो है क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या क्या चीज़ें जो है उसको सहायता करेंगे, तमाम चीज़ें जो है नाम रख के आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको सीधा जो है हेपेटाइटिस के बारे में लिखते चले जाना है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि हेपेटाइटिस एक रोग है जो लीवर को क्या करता है, आपका डैमेज करता है, लीवर को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे व्यक्ति का लीवर जो है धीरे धीरे क्या होता है काम करने में असमर्थ होने लगता है। और यह एक संक्रामक रोग होता है। लीवर जो होता है, हेपेटाइटिस जो होता है यह संक्रामक होता है, विभिन्न तरीके के संक्रमणों से फैलता है। समझ गए? देख लीजिए, लीवर प्रदाह हेपेटाइटिस कहलाता है, मतलब लीवर में संक्रमण होना, लीवर में जो है दर्द होना, लीवर में जो है सूजन होना, ये सब जो है हेपेटाइटिस का जो है आपका होता है। समझ गए? यह तीव्र संक्रमण रोग है। यह क्या होता है, तेज़ी से फैलने वाला संक्रमण होता है। इंटेरो वायरस इसका रोग कारक है। HIV का वायरस कौन है? इंटेरो वायरस, हेपेटाइटिस का कारण कौन होता है? तो इंटेरो वायरस होता है इसका रोग का कारण। समझ गए चीज़ को? चलिए, यह कैसे फैलता है? तो यह जो है ओरल, मुख से और गुद्दा से यह फैलता है। ठीक है? ओरल और फीकल माध्यम से फैलता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E। तो इसको जो है पाँचों को याद रख लेना है, A से लेकर E तक। और यह बिल्कुल फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो सीधा फैलते हुए क्या करता है, लीवर पर अटैक करता है। लीवर में आपको जो है सूजन पैदा करेगा, लीवर में आपको दर्द
दर्द महसूस होने लगेगा और जो है आपको क्या करेगा कि लीवर में विभिन्न प्रकार के संक्रमण पैदा कर देगा, जिससे व्यक्ति का जो चयापचय मेटाबॉलिक क्रिया होता है वह गड़बड़ा जाता है, जिससे जो है व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगता है। समझ गए? तो ये जो है आपका हेपेटाइटिस होता है, जो मुख्यतः ओरल फीकल मार्ग द्वारा फैलता है। इसका रोग कारक इंटेरोवायरस होता है। समझ गए? यह 5 प्रकार के होता है, तो ऐसे जो है आपको याद रखना है। समझ गए? चलिए, कारण क्या क्या होता है तो देख लीजिए। कारण में इसका जो है हेपेटाइटिस वायरस खुद होता है, ठीक है। हर्पीज वायरस भी इसका कारण होता है। लेप्टोस्पाइरोसिस भी इसका एक कारण होता है, ठीक है। उसके बाद मैं और बताता हूँ, साइटोमेगला वायरस भी इसका एक कारण होता है। शराब पीना, ठीक है। एनाल्जेसिक का दर्द वाला गोली का अधिक उपयोग करना। साइटोटॉक्सिक, समझ गए ना, साइटोटॉक्सिक ड्रग का भी अधिक उपयोग करना। थायराइड मेडिसिन का भी अधिक उपयोग करना, ठीक है। और दूध, पानी, भोजन, ये सबसे भी ये दूषित पानी भोजन से ये फैलता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि ये जो आपका हेपेटाइटिस है यह साइटोमेगला वायरस, हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, समझ गए, इस सबसे फैलता है। साथ ही शराब पीने से भी होता है। एनाल्जेसिक के अधिक उपयोग मतलब दर्द रोधी दवा का अधिक उपयोग करने से भी होता है। साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ का उपयोग करने से भी होता है। थायराइड की दवाइयाँ का अधिक उपयोग करने से भी होता है। और साथ में अगर दूषित भोजन, पानी, दूध ये सब लेते हैं तो इससे भी जो है आपका हेपेटाइटिस हो सकता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब हम लोग यहाँ पे इसका लक्षण देखते हैं कि लक्षण में क्या क्या दिखाई देता है किसी हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को, ठीक है। तो हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को बुखार होगा, ठीक है। सिर दर्द, हेडेक होगा, ठीक है। कमजोरी होगा, भूख नहीं लग पाएगा, वजन घटते चला जाएगा, जी मचलेगा, उल्टी भी हो सकता है, मिट्टी जैसा मल होगा। समझ गए? तो ये सब जो है, उसके बाद देख लीजिए और सारा चीज़ क्या क्या होता है पेशेंट को। गहरे रंग का मूत्र आना, ठीक है ना, डार्क कलर यूरिन, जोड़ों में दर्द होगा, थकान महसूस होगा, प्रकाश से डर लगेगा, यकृत का आकार बढ़ जाएगा जिसको हेपेटोमेगली बोलते हैं, ठीक है। पीलिया, जॉन्डिस हो जाएगा। उसके बाद पेट में दर्द और कड़ापन रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए त्वचा पर लाल लाल चकते, समझ गए, इराइथेमेटस पैचेज। उसके बाद है आपका देखिए अपच, इंडाइजेशन होगा। तो इतना सारा जो है लक्षण आपको दिखाई देता है एक लीवर क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रकार के रोग होता है जो आपके सामने है इसका लक्षण। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। निदान में देखिए, यहाँ पे निदान कहता है कि इसमें इतिवृत्ति हिस्ट्री लिया जाएगा, शारीरिक परीक्षण किया जाएगा, वायरल मार्कर एक टेस्ट होता है जो इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन के लिए जो है चेक किया जाता है। समझ गए? लीवर का बायोप्सी किया जाता है, चीज़ को समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के बाद जो है पेशेंट का खून जाँच किया जाता है। खून जाँच में एल्काइल फॉस्फेट चेक किया जाता है, सीरम बिलिरुबिन चेक किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी का स्तर चेक किया जाता है। संक्रमण में डब्ल्यूबीसी का स्तर घटता है ना, तो इसका भी चेक किया जाता है। या फिर एसजीपीटी या एसजीएच2 सीरम का टेस्ट किया जाता है। तो ये सब जो है ब्लड का टेस्ट होता है। समझ गए चीज़ को? तो इतना सारा आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। और ये सब का लेवल हाई है, समझ गए ना, ये सब का लेवल हाई होगा तो आपके अंदर कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस का लक्षण होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखना चाहिए कि पीटी टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद सीरम बिलिरुबिन, एल्काइल फॉस्फेट, ये सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन में डब्ल्यूबीसी और एसजीपीटी, एसजीओटी का जांच किया जाता है। समझ गए? चलिए, इसमें जटिलता क्या क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी को ये रोग होता है तो उसके साथ में और क्या चीज़ हो सकता है देख लीजिए। तो लीवर सिरोसिस हो सकता है। लीवर सिरोसिस का मतलब है कि लीवर का जो है लीवर पर ऐसे लेयर जम जाना जो लीवर को बिल्कुल जो है एक ठोस के रूप में बना देगा। लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर देगा और लीवर पर एक परत जम जाता है जो कि बिल्कुल ठोस के रूप में हो जाता है लीवर। समझ गए ना? तो यह लीवर सिरोसिस हो सकता है। क्रॉनिक लीवर डिजीज हो सकता है, मतलब लंबे समय से कोई क्रोनिक लीवर का डिजीज भी इसका कारण हो सकता है। हेपेटिक कार्सिनोमा, यकृत का कैंसर हो सकता है। लास्ट में डेथ भी हो सकता है और आपका यकृत जो है नष्ट हो सकता है, नेक्रोसिस ऑफ लीवर। ये चीज़ समझ गए आप लोग? चलिए, तो ये जो है आपका जटिलता हो सकता है इस हेपेटाइटिस रोग के साथ में, इसलिए हेपेटाइटिस को इग्नोर नहीं करें। समझ गए? चलिए, क्योंकि अगर आपका यकृत ख़त्म हो जाएगा, यकृत में कैंसर हो जाएगा, मृत्यु हो सकता है, तो ये सब जो है थोड़ा जटिल रोग है। समझ गए? चलिए, ये हो गया आपका। चलिए, अब मैं चलता हूँ इसके उपचार में। उपचार क्या क्या हो सकता है इसके लिए? तो उपचार में इसका विभिन्न प्रकार के जो है दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। देख लीजिए,
देखिए पेजिन टर्फेरॉन जो होता है, पेजिन टर्फेरॉन 2 होता है और एक 2A होता है। यह क्या है आपका मेडिसिन्स है जो क्या किया जाता है, ये चीज़ें दिया जाता है पेशेंट में, समझ गए। तो ये जो है आपके पेजिन टर्फेरॉन 2 और 2A और 2B जो होता है यह हेपेटाइटिस सी के लिए होता है। पेजी टर्फेरॉन 2B जो होता है हेपेटाइटिस सी के लिए होता है, जबकि पेजिन टर्फेरॉन जो होता है 2 जो होता है यह जो है हेपेटाइटिस ए के लिए होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा जो है वह है एडोफोवीर डिपीवॉक्सिल हेपेटाइटिस बी के लिए, समझ गए। तो आप लोग जो है इसका ज़रूर ख्याल रखिए, समझ गए चीज़ को, दोनों जरूर याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आपसे कोई पूछ देगा कि हेपेटाइटिस में किस दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं हेपेटाइटिस बी में, तो एडोफोर डिपीवॉक्सिल, ठीक है, एडीफोवीर डिपीवॉक्सिल, यह हेपेटाइटिस बी के लिए। उसके बाद बात किया जाए पेजिन टर्फेरॉन 2 जो होता है हेपेटाइटिस ए के लिए और बी जो होता है हेपेटाइटिस सी के लिए, समझ गए। चलिए ये हो गया आपका, दोनों याद रखिएगा। एडिफोवीर कहीं पे लिख लीजिए कि हेपेटाइटिस के लिए ये दवाइयाँ, ताकि आपकी नज़र के सामने रहे तो याद हो जाए हमेशा, ठीक है। चलिए अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे, हेपेटाइटिस के रोकथाम और देखभाल कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हेपेटाइटिस के प्रति इम्यूनाइजेशन लगाएंगे, हेपेटाइटिस का टीकाकरण, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए के संपर्क में आए तो उसे इम्यूनोग्लोबिन 2 सप्ताह के अंदर एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, ठीक है। अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ हो तो उसमें जो है 2 सप्ताह के अंदर जो है इम्यूनोग्लोबिन जो होता है यह जो है उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा, हेपेटाइटिस वाले रोगी को उपयोग में लाए गए उपकरणों को हाइपोक्लोराइट 1% में डुबोकर रखना चाहिए एवं अलग से नष्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस से ग्रसित है तो यह चूँकि एक इन्फेक्शन वाला है तो उससे संबंधित कोई भी सामान होगा तो उसके सामान को, उपकरण को 1% हाइपोक्लोराइट में डुबोकर रखेंगे ताकि विष संक्रमित हो सके, समझ गए। चलिए चौथा देखिएगा, यहाँ पे आप लोग रोगी को उपचार करने से पूर्व दस्ताने अवश्य पहनना चाहिए, ठीक है। रोगी के उपयोग में लाए गए रेक्टल थर्मोमीटर को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मतलब वैसे पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस हुआ है और उसके रेक्टल मतलब गुद्दा के रास्ते जो है, समझ गए ना, मलाशय में जो है उसे प्रविष्ट कराया गया जो थर्मामीटर होता है तो उसको जो है नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। रोगी के ऊपर उपयोग में लाए गए सभी उपकरण, नीडल आदि को प्रॉपर डिस्केयर करना चाहिए, मतलब जो है नष्ट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए। इंजरेक्स बी, रिकॉम्बीवैक्स HB का उपयोग किया जाता है। जो इम्यूनाइजेशन होता है हेपेटाइटिस बी के लिए वो होता है इंजरेक्स बी और रिकॉम्बीवैक्स HB, समझ गए, यह इम्यूनाइज किया जाता है। ओके, ब्लड डोनर की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए कि उसे हेपेटाइटिस है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हो उसको वायरल मेकर का जांच करवाना चाहिए ताकि जो है उसको बच्चे में संक्रमण ना फैले। 10वां है, यौन संबंध बनाते समय निरोध का उपयोग का सलाह देना चाहिए क्योंकि यह जो है फैलता है यौन क्रिया से भी, समझ गए। चलिए 11 देखिएगा, संवेदनशील व्यक्तियों को पता लगाकर इम्यूनाइजेशन करना चाहिए एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, समझ गए चीज़ को। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर है, अवरोधक नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए। और अवरोधक नर्सिंग, बैरियर नर्सिंग क्या होता है आप लोगों को पता है। रोगी को आइसोलेट रखना चाहिए क्योंकि यह संक्रामक रोग होता है, समझ गए। और 14 नंबर में है, यहाँ पे देख सकते हैं, रोगी को व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, समझ गए चीज़ को। तो इतना सारे आपके हेपेटाइटिस में याद करना पड़ेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छे से सब चीज़ बता दिया। बाकी आप लोग इसको 2 बार रिपीट करके देखिएगा तो समझ में चीज़ें आ जाएगा। बहुत आसान है ये सब याद करना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पेप्टिक अल्सर के बारे में, ठीक है। पेप्टिक अल्सर के बारे में, पेप्टिक अल्सर क्या होता है इसका कंप्लीट चर्चा करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पेप्टिक अल्सर क्या होता है, यहाँ पे देखिए पेप्टिक अल्सर रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट की परत, स्टोमक या फिर छोटी आंत के पहले भाग में दर्दनाक घाव या अल्सर विकसित हो जाता है, ठीक है। यह 2 प्रकार के होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक ड्यूडोनल अल्सर होता है, समझ गए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पेप्टिक अल्सर होता है ना, तो यह जो आंत का, जो छोटी आंत का जो पहला वाला भाग होता है जिसको हम लोग अग्रांत मतलब आंत के आगे वाला भाग, ऊपर वाला भाग जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। छोटी आंत के सबसे पहला भाग ड्यूडेनम ही ना होता है जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रहणी में
छाला हो सकता है, घाव हो सकता है। ग्रहणी से लेकर यह अमाशय तक का जो लेयर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसमें जो है क्या हो जाएगा, आपके इन्फ्लामेशन, दर्द, सूजन कुछ भी हो सकता है, घाव हो सकता है उसमें, ठीक है ना, छाला पड़ सकता है, और यही पेप्टिक अल्सर होता है। चीज़ को समझ गए। पेप्टिक अल्सर क्या है? एक रोग है, एक ऐसा स्थिति है जिसमें पेट के परत से लेकर छोटी आंत के जो पहला भाग है, जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, उस पेट से लेकर ड्यूडेनम के भाग तक जो है गहरे रूप से जो है म्यूकस मेम्ब्रेन का जो है क्षतिग्रस्त होना, यानी उसमें दर्दनाक घाव और अल्सर विकसित होना ही जो है पेप्टिक अल्सर कहलाता है। समझ गए? चीज़ को समझ गए। चलिए, यह दो प्रकार का होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक ड्यूडेनल अल्सर होता है। ड्यूडेनल अल्सर होता है अगर ड्यूडेनम में छाला हो जाए, ड्यूडेनम में घाव हो जाए, जो कि छोटी आंत के सबसे प्रथम भाग होता है ड्यूडेनम, तो उसे जो हम लोग ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। समझ गए। गैस्ट्रिक अल्सर होता है जो अमाशय के म्यूकस मेम्ब्रेन में क्षतिग्रस्त होता है। अमाशय का पेट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होता है, परत जो होता है, उसमें जो है छाला होना गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, बाकी इस दोनों में हम लोग अंतर स्पष्ट में देख चुके हैं। गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दोनों में जो है हम लोग अंतर इसका देख चुके हैं, ठीक है। और बाकी पेप्टिक अल्सर क्या हुआ, तो पेप्टिक अल्सर इस दोनों में ही होना ही जो है पेप्टिक अल्सर कहलाता है। समझ गए। चलिए, चीज़ को समझ गए। कारण क्या हो सकता है देख लीजिए। कारण में आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, कौन सा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ओके। हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, आपके जो गैस्ट्रिक अमाशय जो जूस होता है, अम्ल जो होता है, उसके ज़्यादा सिक्रेशन स्राव होने से भी यह जो है अमाशय के लेयर को क्षतिग्रस्त करता है और वहाँ पे छाला उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। लंबा उपवास, अगर लॉन्ग टाइम से आप फास्टिंग है, खाली पेट रहेंगे तो ये हो सकता है। धूम्रपान से भी हो सकता है, एल्कोहल ड्रिंकिंग करने से भी हो सकता है, तंबाकू चबाना इसका मुख्य महत्वपूर्ण काम है, ठीक है ना, मतलब इसमें होता है। और गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। समझ गए। गैस्ट्राइटिस भी इसका कारण हो सकता है। उसके बाद क्रॉन डिजीज, ठीक है ना, क्रॉन भी इसका कारण हो सकता है। पैंक्रियाटिक्स भी इसका कारण हो सकता है कि पैंक्रियाज में जो है इन्फ्लामेशन होना पैंक्रियाटिस कहलाता है। समझ गए। एनसैड का अधिक उपयोग, एक्सेस यूज ऑफ एनसैड। एनसैड मतलब नॉन स्टेरॉयड एंटी, समझ गए ना, जो ड्रग होता है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, तो ये एनसैड दवाइयों का अधिक उपयोग करना। भावनात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस, इसका जो है भी जो है आपका ड्यूडेनल या गैस्ट्रिक अल्सर इससे हो सकता है। तो पेप्टिक अल्सर के कारण जान लिए, क्या क्या कारण हो सकता है देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यही है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस यानी HCl का अधिक स्रावन, लंबा उपवास, धूम्रपान, शराब पीना, तंबाकू चबाना, गैस्ट्राइटिस, क्रॉन डिजीज, पैंक्रियाटिस, एनसैड का अधिक उपयोग, इमोशनल स्ट्रेस, ये सब कारण बनता है आपके इसके होने का, किसके, पेप्टिक अल्सर का। समझ गए। चलिए, पेप्टिक अल्सर या फिर ड्यूडेनल या गैस्ट्रिक अल्सर। समझ गए। चलिए, अब दूसरा है सिम्टम्स, इसमें लक्षण क्या क्या होता है देख लीजिए। लक्षण जो होता है, पेट में जलन होगा। जैसे ही आपके पेट के या ड्यूडेनम में छाला पड़ेगा तो पेट में तो जलन होगा ही होगा, ठीक है। पेट के ऊपरी भाग में दर्द होगा, पेट के एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होगा, ठीक है ना। ऊपरी भाग में, पेट के जो ऊपरी भाग है और छाती से नीचे वाला जो भाग है उसमें जो है दर्द होगा। उल्टी के जैसे मन होगा, जी मचलेगा, ठीक है, उल्टी भी हो सकता है। भूख नहीं लगेगा इसमें। निर्जलीकरण, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। कम वजन, वेट लॉस होगा, क्योंकि इसमें भोजन करने का मन करता ही नहीं है तो वजन तो कम करेगा ही करेगा। खून की उल्टी, हेमेटमेसिस होगा और मल में रक्त आना, मैलीला होगा, ठीक है। तो ये सब जो है पेशेंट का पेट में प्रॉब्लम से होता है, जिसको आसान से आप पहचान सकते हैं। पेट में जलन होना, ठीक है, पेट में ऊपरी भाग में दर्द होना, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन, उल्टी होना, जी मचलना, भूख नहीं लगना, निर्जलीकरण, वजन कम होना, खून की उल्टी होना, मल में रक्त आना। अब जो है यह उल्टी क्यों होगा, खून में उल्टी क्यों होगा या मल में क्यों आएगा, क्योंकि छाला पड़ जाता है, घाव होता है, तो वहाँ से तो ब्लडिंग होगा ही होगा ना। चलिए, इस चीज़ को समझ गए। चलिए, निदान, इसका डायग्नोसिस क्या क्या होता है देख लीजिए। हिस्ट्री टेकिंग ये सब में होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन सब में होगा, ब्लड एग्जामिनेशन सब में होगा, ठीक है। बेरियम एक्सरे, बेरियम एक्सरे क्या करता है कि ये जब एक्सरे करना होता है ना तो उसको बेरियम दिया जाता है पेशेंट को। अब ये बेरियम जो है क्या किया जाता है, शरीर के अंदर जाता है तो जो एक्सरे वाले भाग होता है वहाँ पे बिल्कुल इसको साफ कर देता है, क्लीन करता है, ताकि स्पष्ट चीज़ें दिख सके। तो यह बेरियम एक्सरे होता है, ठीक है।
गैस्ट्रोस्कोपी होता है, समझ गए, पेट के रीजन को देखने के लिए गैस्ट्रोस्कोपी होता है। ब्लड सीरम जांच में विभिन्न जांच होता है, एच पाइलोरी टेस्ट होता है, ठीक है, WBC टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एसोफेगो ड्यूडेनोस्कोपी होता है, एसोफेगो ड्यूडेनोस्कोपी होता है, समझ गए। चलिए, मल की जांच होती है, स्टूल एग्जामिनेशन होती है। तो ये सब जो है पेशेंट को किया जाता है, समझ गए चीज़ को। देख लीजिए क्या क्या होता है, एच पाइलोरी, WBC, एसोफेगो ड्यूडेनोस्कोपी, मल की जांच, ये सब जो है आपके टेस्ट होता है, समझ गए। तो ये सब आप लोग देख लिए। चलिए, जटिलता में क्या होता है देख लीजिए, मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है। अगर किसी को ये ड्यूडेनम या पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आगे दिख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सीवियर हेमरेज, तीव्र रक्तस्राव, अगर पेशेंट का यह घाव धीरे धीरे बढ़ते जाएगा अंदर में तो वह ब्लीडिंग भी ज़्यादा होते जाएगा, ठीक है। तो तीव्र रक्तस्राव होगा, ठीक है। तीव्र अग्नाशय पदार्थ, सीवियर पैंक्रेटाइटिस, मतलब जो पैंक्रियाज है उसमें जो है तीव्र गति से जो है वह क्या होगा, क्षतिग्रस्त होते जाएगा, समझ गए। पेरिटोनियम में संक्रमण, पेरिटोनियम में संक्रमण होगा। गंभीर कुपोषण हो सकता है चूँकि शरीर से ब्लड जा रहा है। पाइलोरिक भाग में अवरोध हो सकता है जिसे हम लोग पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। चीज़ को समझ गए। जो पाइलोरिक भाग कौन सा होता है, जो पेट से पेट और ड्यूडेनम के रास्ते पर रहता है, कनेक्ट करके रखता है, एक वृत्ताकार मार्ग होता है, यही पाइलोरिक होता है। और उसमें जो है अगर किसी भी प्रकार के संकुचन स्टेनोसिस हो जाएगा तो ड्यूडेनम में भोजन जाने ही नहीं देगा। ये भी चीज़ें आपको हो सकता है, समझ गए। तो ये जो जटिलता है आपको याद रखना है, क्योंकि जटिलता और लक्षण जो है आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है किसी 4-5 बीमारी के नाम देकर, ठीक है। तो जटिलता में क्या याद रखेंगे, सीवियर हेमरेज, तीव्र अग्नाशय पदार्थ, सीवियर पैंक्रेटाइटिस, पेरिटोनाइटिस और गंभीर कुपोषण, पाइलोरिक भाग में अवरोध होना। चीज़ को समझ गए। चलिए, चिकित्सीय प्रबंध में क्या क्या देखेंगे देख लीजिए। पहला प्रबंध में है चिकित्सीय प्रबंध। चिकित्सीय प्रबंध में एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जैसे एमॉक्सिसिलिन, उसके बाद है आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रिडाजोल, टेट्रामाइसिन, ओमेप्राजोल। यह जो है एंटी माइक्रोबियल यानी इसको एंटीबायोटिक दवाइयाँ कहते हैं, समझ गए। एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रिडाजोल, टेट्रासाइक्लिक और ओमेप्राजोल, समझ गए चीज़ को। चलिए, दूसरा यहाँ पे देखिएगा संदार है, एंटासिड जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह एंटासिड गैस को जो है कम करने के लिए, HCl के सिक्रेशन को कम करने के लिए एंटासिड दिया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स। यह दवा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को कम करती है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेनेटाइडिन और सीमेटाइडिन। ये जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर के जो गैस्ट्रिक अम्ल जो होता है उसके सिक्रेशन को क्या करता है, कम करता है, यानी HCl को कम करता है, समझ गए। अमाशय से होने वाला जो अम्ल का सिक्रेशन होता है उसको कम करता है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेनेटाइडिन, सीमेटाइडिन, समझ गए चीज़ को। चलिए, चौथा देखिएगा म्यूकस प्रोटेक्टिव ड्रग, म्यूकोसल। अब जो हमारे पेट में जो म्यूकोस है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, श्लेष्मा जो झिल्ली है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उसमें घाव वगैरह ना हो तो उसे सुक्राफ्लेट दिया जाता है। क्या चीज़, सुक्राफ्लेट दवाइयाँ दिया जाता है। क्या चीज़, सुक्राफ्लेट दवाइयाँ म्यूकोस प्रोटेक्टिव ड्रग होता है, जो आपके आंत के म्यूकोसा को क्या करता है, आंत के म्यूकस झिल्ली को क्या करता है, श्लेष्मा झिल्ली को जो है रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, सुक्राफ्लेट, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा 5वां नंबर में देखिएगा ब्लीडिंग को रोकने हेतु दवाइयाँ सोमएस्टोटिन दिया जाता है एंड टर्नेक्सामाइड, समझ गए ना, टर्नेक्सामाइड एसिड दिया जाता है, समझ गए चीज़ को। कि ब्लीडिंग अगर किसी को हो तो उससे रोकने के लिए जो है सोमाटोस्टाटिन और टर्नेक्सामिक एसिड दिया जाता है। याद रखिएगा, ब्लीडिंग को रोकने के लिए टर्नेक्सामिक एसिड जो है दिया जाता है और सोमास्टैटिन दिया जाता है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट छठा देखिएगा एंटी एमेटिक दवाइयाँ, एंटी एमेटिक ड्रग, उल्टी को रोकने हेतु, चूँकि उल्टी भी इसमें लक्षण ऊपर दिखा रहा था, सभी दवाइयाँ चिकित्सक के अनुसार दी जानी
चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेडिकल चिकित्सक प्रबंध। अब हम लोग चलते हैं सर्जिकल प्रबंध के तरफ। देखिए अब इसमें जो है बहुत सारे सर्जरी होता है, समझ गए ना। जैसे पहला जो सर्जरी होता है वेगोटॉमी होता है। वेगोटॉमी सर्जरी में जो होता है कि वेगस तंत्रिका वेगस नर्व को काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहला होता है वेगोटॉमी। वेगोटॉमी में होता है कि वेगस नर्व को काट दिया जाता है, समझ गए। चलिए अब दूसरा जो है वो होता है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी का मतलब है कि सर्जरी में जो पाइलोरिक एस्फिंक्टर होता है को हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है। ठीक है, पाइलोरोप्लास्टिक होता है जो मैंने पहले ही बताया कि यह पेट और ड्यूडेनम के बीच में जो है जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, छिद्र होता है यह पाइलोरिक एस्फिंक्टर, जिसे जो है सर्जरी के द्वारा पाइलोरोप्लास्टी के द्वारा हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए तीसरा देखिएगा गैस्ट्रिक रिसेक्शन। गैस्ट्रिक रिसेक्शन का मतलब क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे। गैस्ट्रिक रिसेक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए, इसमें अमाशय के एंट्रम वाले भाग को हटा दिया जाता है तथा शेष भाग ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। सीधा समझिए कि अमाशय का एंट्रम भाग मतलब अंतिम भाग को हटा दिया जाता है इस गैस्ट्रिक रिसेक्शन के द्वारा, और फिर जो बचा हुआ भाग है उसको ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये आपका हो जाता है क्या चीज़, गैस्ट्रिक रिसेक्शन। गैस्ट्रिक रिसेक्शन में क्या होता है कि अमाशय के एंट्रम भाग मतलब अंतिम भाग को हटाकर शेष भाग को ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो होता है गैस्ट्रिक रिसेक्शन होता है, समझ गए। चौथा देखिएगा बिल रोथ प्रक्रिया। बिल रोथ प्रोसीड्यूर होता है, यह भी एक सर्जिकल प्रोसेस है, समझ गए। दोनों बिल रोथ 1 और बिल रोथ 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, और एक टोटल गैस्ट्रोक्टोमी होता है, तो ये अलग है। बाकी बिल रोथ 1 और बिल रोथ 2 को समझिए। बिल रोथ 1 कहता है कि इसे गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी भी कहा जाता है। इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटाने के बाद शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए अंतर गैस्ट्रिक रिसेक्शन में अंतर ये था कि कुछ भाग के मतलब एंट्रम के कुछ ही भाग को हटाया जाता था, समझ गए। लेकिन बिल रोथ 1 में जो होता है एंट्रम अमाशय के एंट्रम के साथ साथ उसके आसपास के दूरस्थ भाग को भी जो है हटाया जाता है, और शेष जो बच जाता है उसको ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह बिल रोथ 1 होता है। चीज़ें याद रखिएगा कि अमाशय के एंट्रम भाग के साथ दूरस्थ भाग को हटाना और बाद में ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर देना बिल रोथ 1 प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इससे जो है हम लोग गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी भी कहते हैं, समझ गए। गैस्ट्रो मतलब पेट, ड्यूडेनो मतलब ड्यूडेनम, और स्टोमी मतलब सर्जरी मतलब पेट और ड्यूडेनम को जोड़ना ही जो है आपका बिल रोथ प्रक्रिया 1 कहलाता है, समझ गए। दूसरा है बिल रोथ प्रक्रिया 2 है, इसे जो है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटाने के बाद शेष भाग को जेजुनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो दूसरा भाग में जेजुनम से कनेक्ट किया जाता है, पहला भाग में ड्यूडेनम से कनेक्ट किया जाता है। और किससे कनेक्ट किया जाता है, तो अमाशय के एंट्रम के सहित जो दूरस्थ भाग होता है को हटाने के बाद जो है इसे किससे जोड़ा जाता है, अगर बिल रोथ 2 है तो जेजुनम से जोड़ा जाएगा, अगर बिल रोथ 1 है तो ड्यूडेनम से जोड़ा जाएगा, समझ गए। गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी पहला हो गया, और बिल रोथ 2 जो हो गया वह गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी हो गया, समझ गए। चलिए छठा जो होता है आखिरी है टोटल गैस्ट्रोस्टोमी होता है। इस सर्जरी के द्वारा पूरे अमाशय को ही हटा दिया जाता है और ओसोफेगस को जेजुनम से जोड़ दिया जाता है। यह सर्जरी पेप्टिक अल्सर के गंभीर मामलों में किया जाता है। अगर पेप्टिक अल्सर के गंभीर मामला है, समझ गए, ड्यूडेनम से लेकर पेट तक अगर अल्सर ग्रसित हो चुका है तो फिर उस कंडीशन में पेट के साथ साथ जो ड्यूडेनम होता है उसको संपूर्ण रूप से हटाकर और ऊपर जो एसोफेगस होता है इसको जेजुनम के साथ जोड़ दिया जाता है, और यही जो है टोटल गैस्ट्रोटोमी कहलाता है, समझ गए। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है, चीज़ को समझ गए। तो यहाँ पे 6 सर्जरी आप लोग को याद रखना है, समझ गए। चलिए विदा लेते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए ध्यान से। 3 आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, यह आपका MSN 1 का था, ठीक है ना, MSN 1 के था, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।